Hello students, in today's lecture we will discuss about some topics remaining regarding dipole and dipole moment. So हम देखेंगे कि बच्चों कि जो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई होता है एक डाइपोल के ऊपर, उस केस में टॉर्क अप्लाई होने से डाइपोल के ऊपर कितना इफेक्ट होता है, वो चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो पे। साथ ही साथ देखेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तीन कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लास्क, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स टॉपिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो विदाउट मच एडो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क, तो बच्चों जो हम बोल रहे थे कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे, उस बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए किसके इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग पे, मतलब पिक्चोरिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है तो हम इस्तेमाल करते हैं किसको, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो मैंने ऑलरेडी क्लास में बता दिया है। तो बच्चों इन केस में अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरा यूनिफॉर्म है, इसका मतलब आपको पैरेलल लाइंस दिखेगा। और पैरेलल लाइंस दिखेगा, इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसको बोलेंगे बच्चों? मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा है। तो बच्चों इन केस में अगर ये कॉन्वर्जिंग है, कॉन्वर्जिंग रेस बोलते हैं इसको, ये होता है पैरेलल रेस, ये होता है कॉन्वर्जिंग रेस, और तीसरा होता है बच्चों डाइवर्जिंग रेस। तो डाइवर्जिंग रेस हम किसको बोलते हैं बच्चों? जो देखो बच्चों कॉन्वर्जिंग रेस किसको बोलते हैं बच्चों? ये रेस इनफाइनाइट से शुरू होके एक बहुत दूर जाके एक पॉइंट पे मीट करेगा, इस पॉइंट पे मीट करेगा। That is why these kind of rays are called converging rays. Converging rays are always non-uniform. Converging rays. Non-uniform converging rays, and these rays are called diverging non-uniform rays. ठीक है बच्चों, डाइवर्जिंग नॉन यूनिफॉर्म रेस एंड दिस इज कॉन्वर्जिंग नॉन यूनिफॉर्म रेस। अब बच्चों इसका मतलब कॉन्वर्जिंग मतलब क्या? अगर ये पॉइंट पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाके आगे जाके एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगा तो उसके केस में हम बोलेंगे बच्चों कॉन्वर्जिंग रेस। उसके केसेस में आप बोलेंगे कॉन्वर्जिंग रेस। एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगा, आप अच्छे से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है बच्चों, पता है। और ये एक पॉइंट से शुरू हुआ है बच्चों, ये रे एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होके चारों दिशा में स्प्रेड हो रहा है। तो इस केस में इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग रेस। आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगा जब इसका रे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगा। पैरेलल नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पैरेलल, नॉन यूनिफॉर्म? तो बच्चों मैंने बोला था अगर एक पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उसके केसेस में हम बोल सकते हैं क्या, ज्यादा कम, दोनों केसेस में, मतलब एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया पे अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह है तो हम बोल सकते हैं कि उस केस में हाँ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर मान लो कि सेम छोटा सा एरिया पे कुछ जगह पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स और कुछ जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ जगह पे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि मैंने छोटा सा एक एरिया ले लिया, ठीक है बच्चों, 3, एक छोटा सा एरिया ले लिया, अब उसी छोटा सा सेम एरिया इधर ले लिया। देखो बच्चों ये एरिया दोनों सेम लिया,
अब इस एरिया के अंदर बच्चों देखो, इसको स्ट्रेट लाइन बनाओ, मेरा थोड़ा ड्राइंग थोड़ा सही नहीं है, इसको स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये पूरा परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो बच्चों ये मेरे दोनों सेम शेप का, सेम साइज का मैंने दो रेक्टेंगुलर शेप ले लिया, रेक्टेंगुलर एरिया ले लिया। अब बताओ इसके केसेस में इस रेक्टेंगुलर के अंदर से कितना रे पास हो रहा है? देखो 1 2 3, और इस सेम एरिया इधर रख दो, उसको उठा के इधर रख दो, देखो 1 2 3, तीन ही रे पास हो रहा है। इसका मतलब हर जगह हम इस पॉइंट कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हर जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी को ही वेक्टोरिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, आपको पता है। तो बच्चों सेम चीज हम इधर करते हैं, इधर 3 लाइन ले लेते हैं, छोटा सा एक एरिया ड्रॉ कर लेते हैं और इधर ड्रॉ कर लेते हैं, सेम चीज को इधर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सेम चीज को इधर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बच्चों एक सेम दो शेप ले लिया, एरिया सेम रखा। अब इस एरिया के थ्रू 3 रे जा रहा है, 3 रे पास हो रहा है, पर इसके थ्रू देखो 5 रे पास हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया वैरी कर रहा है, किधर ज्यादा किधर कम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। और इस केस में भी देखो बच्चों, एक एरिया पे मेरे पास इधर देख लो 5, और इस केस में देखो बच्चों सेम चीज, देखो इधर 1 2 3 4 5 रे ऑफ लाइंस जा रहा है बच्चों, और इस केस में 3 रे ऑफ लाइंस जा रहा है बच्चों। तो इसका मतलब ये फिर से नॉन यूनिफॉर्म हो गया बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो ये था मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम मेरा टॉपिक पे, असली टॉपिक पे जाएंगे, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बाद। थैंक यू। अच्छा, तो बच्चों अभी इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद अभी हम जाएंगे सीधा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 2l। तो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं हम। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेस, सेम डायरेक्शन में पैरेलल रेस ड्रॉ करना है, कुछ और कुछ नहीं। पैरेलल रेस ड्रॉ करो, पैरेलल रेस ड्रॉ करो। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो बच्चों इस केस में जो ये डाइपोल है, दो डाइपोल को रख दिया। ठीक है, तो इस डाइपोल का इफेक्ट क्या होगा? डाइपोल ऑलवेज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो बस अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है बच्चों, पॉइंट चार्ज हो तो एक दूसरी तरफ मुड़ जाता, ये दूसरी तरफ मुड़ जाता। पर आप डाइपोल को ऐसे समझ सकते हो कि डंबल की तरह, जिम पे इस्तेमाल होता है डंबल, एक स्टिक के 2 पॉइंट पे 2 स्फीयर जोड़ दो, हो जाएगा मेरा डाइपोल। जैसे 2 एटम एक बॉन्ड लेंथ से जुड़ा हुआ है, सेम चीज होता है डाइपोल। तो बच्चों आपको पता है इस केस में मेरा टॉर्क कितना हो, तो वही कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए बच्चों पहले देखो कि माइनस, मैंने बोला था कि माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है कितना होता है बच्चों? कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है बच्चों? होता है माइनस क्यू ई। ये सर नो। तो बच्चों माइनस क्यू ई फोर्स अगर लगेगा, माइनस क्यू ई फोर्स अगर लगेगा, तो बच्चों ये इस दिशा पे एक फोर्स फील करेगा ना, ये इस दिशा पे एक फोर्स फील करेगा। कि कितना फोर्स फील करेगा बच्चों? क्यू ई। देखो बच्चों मेरा साइन उल्टा था, तो मैंने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ। और क्यू चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है प्लस क्यू चार्ज के ऊपर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? मेरा फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? एट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों मेरे पास अभी क्या मिला, इसको फिर से रिड्रॉ करते हैं। एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, एक के ऊपर फोर्स है क्यू ई, दूसरे के ऊपर फोर्स है क्यू ई। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 2l। अब देखो बच्चों क्या होता है कि ये जो QE फोर्स है, ये QE फोर्स है, दोनों फोर्स एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम हो रहा है, यस और नो? तो बच्चों हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एफ नेट कितना? एफ नेट हो जाएगा मेरा 0। एफ नेट कितना हो जाएगा बच्चों?
एफ नेट हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन टाउ नेट कितना होगा बच्चों, क्योंकि देखो लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम नहीं है। ऐसा नहीं कि ए फोर्स ऐसा काम कर रहा है, तो एक फोर्स दूसरे फोर्स को नालिफाई कर सकता था, बट इधर नालिफिकेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये फोर्स, दो द फोर्सेस आर in opposite direction but their effects will not be nullified. That is why they will create a rotational motion क्योंकि their line of action is not same. line of action same होना चाहिए। इसका line of action क्या है बच्चों, इस तरफ, इसका line of action है इस तरफ। अब दोनों के भीतर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हमने h मान लिया, दोनों के भीतर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने h मान लिया। ठीक है बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हमने h मान लिया। तो बच्चों हमें पता है कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों हम किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर टॉर्क ले लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों। मान लो कि मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क लेता हूं, इस चार्ज के रेस्पेक्ट में टॉर्क लेता हूं, इस चार्ज के रेस्पेक्ट में टॉर्क लेंगे, इसको ए नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं बी। ठीक है, मान लो कि टाउ ए निकालना है। ठीक है बच्चों, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करो, उसके रेस्पेक्ट में आप टॉर्क निकालो, टॉर्क का वैल्यू सेम आएगा, यही खासियत है। और टाउ ए हो जाए कितना बच्चों, टाउ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर लेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन के सेम पॉइंट पे ही लाइन सेम, ए पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 0। तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट पे अगर टॉर्क लेंगे तो मेरा टोटल टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0, टॉर्क हो जाएगा मेरा 0, किंतु परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो गया ना। बट इस अगर ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क लेंगे बच्चों तो ए पॉइंट से बी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, कितना है h। हमें चाहिए फोर्स के साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर फोर्स ऐसा होता तो हम उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते। तो फोर्स है मेरे पास QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है h। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों h। तो मेरा टाउ ए हो जाएगा बच्चों QE इंटू h, टाउ ए हो जाएगा बच्चों QE इंटू h। तो इसको अगर मान लो मैंने नाम दे दिया थीटा, ठीक है, डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है, डाइपोल का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ डाइपोल इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बच्चों h को हम लिख सकते हैं बच्चों 2l cos थीटा, क्या लिख सकते हैं बच्चों, सॉरी 2l sin थीटा। h को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2l sin थीटा। अब बच्चों 2ql इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डाइपोल वेक्टर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर p, और sin थीटा टाउ को लिख सकते क्या बच्चों E इंटू पी। P क्या है बच्चों, P है मेरा डाइपोल मोमेंट 2ql, P है बच्चों मेरा 2ql। तो बच्चों मेरा टाउ हो जाएगा, टाउ नेट हो जाएगा बच्चों, समेशन टाउ नेट हो जाएगा बच्चों P क्रॉस E। आपको पता है ना, दो वेक्टर E भी वेक्टर है, P भी वेक्टर है, और EP sin थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग, इस केस में हम बोलते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। EP sin थीटा को हम बोलते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपको एक चीज देखने को मिलेगा बच्चों कि आइदर हम P क्रॉस E लेंगे कि E क्रॉस P लेंगे, E क्रॉस P लेंगे कि P क्रॉस E लेंगे, यही हमें देखना है। पर उनमें से कौन सा करेक्ट होगा, P क्रॉस E एंड E क्रॉस P, कौन सा करेक्ट होगा वही हमें देखना है। तो बच्चों पहले बताओ कि P का डायरेक्शन किधर है, E वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, वही चीज हमें अभी देखना है नेक्स्ट स्लाइड में। फिलहाल इसको इरेज कर, एक बार फिर से पूरा वीडियो देखने के बाद आप नोट्स बना लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि टाउ नेट का वैल्यू P क्रॉस E होगा कि E क्रॉस P। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि टाउ का वैल्यू बच्चों, टाउ नेट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, P क्रॉस E और E क्रॉस P, P क्रॉस E होगा कि E क्रॉस P होगा, वही देखना है। तो बच्चों पहले दफा में आप देख लो कि P वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, P वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा और E वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा, P वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा और E वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा।
तो बच्चों इसको अगर हम अगर E क्रॉस P लेंगे बच्चों, तो E क्रॉस P का डायरेक्शन क्या होगा, ये बताओ। E क्रॉस P का डायरेक्शन क्या होगा, तो E से P तक एक चीज को घुमाओ, E से P तक एक को घुमाओ, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा, उस एक्सिस की तरफ टाउ का वैल्यू हो जाएगा। और अगर हम E क्रॉस P लेंगे बच्चों E क्रॉस P लेंगे, ये अगर E क्रॉस P था, अगर P क्रॉस E लेंगे तो क्या होगा बच्चों, ऐसे होगा, E P क्रॉस E ऐसे होगा ना, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह, इस तरह। मतलब ये अगर इसको अगर नेगेटिव जेड एक्सिस लोगे तो इसको पॉजिटिव जेड एक्सिस लेना पड़ेगा। मतलब एक होगा बोट प्लेन के बाहर, ये इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, मतलब ऐसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि हमने बोर्ड में ड्रॉ किया, मतलब ये होगा ऐसा कुछ, P क्रॉस E होगा कुछ ऐसा, और ये E क्रॉस P होगा बोर्ड के अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और ये होगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो बच्चों आप बताओ कि इसका रोटेशनल मूवमेंट, इसको P क्रॉस E लेंगे कि E क्रॉस P लेंगे। अब देखना पड़ेगा कि ये घूम किधर रहा है। देखो बच्चों ऐसा हो रहा है, घूम हो रहा है, घुमा रहा है, घूम रहा है ऐसा, तो इसका एक्सिस कैसा होगा बच्चों, एक्सिस बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ होता, ऐसे घूमता, तो उसका एक्सिस क्या होता बच्चों, अगर वो ऐसे ऐसे घूमता तो उसका एक्सिस होगा बाहर, अंदर की तरफ होता, पर इसका एक्सिस किधर है। अच्छा ये है मेरा E क्रॉस P, ये है मेरा P क्रॉस E। तो बच्चों और घूम रहा है ऐसा, तो मेरा एक्सिस कैसा होगा, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ। आप खुद ही सोचो, अगर ऐसे ऐसे घूमता, अगर ऐसे ऐसे घूमता तो मेरा किस एक्सिस किधर होगा, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ। तो एक्सिस है मेरा बाहर की तरफ, दैट इज व्हाई टाउ नेट का वैल्यू होगा बच्चों P क्रॉस E। टाउ नेट का वैल्यू होगा बच्चों P क्रॉस E। क्या होगा, P क्रॉस E, नॉट E क्रॉस P। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, E क्रॉस P होगा कि P क्रॉस E होगा, होगा P क्रॉस E। तो बच्चों P क्रॉस E एंड E क्रॉस P में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, उसके लिए मैं दोबारा बोलना चाहता हूं बच्चों, P क्रॉस E का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, मतलब जो टाउ वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, एंड E क्रॉस P वेक्टर में वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है। अब देखो बच्चों ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना बच्चों, इसके वजह से जो मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए आप देख सकते हो कि एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की तरफ एक स्क्रू को घुमाओ, एक राइट हैंड स्क्रू रूल से स्क्रू को घुमाओ, तो स्क्रू क्या होगा बच्चों, बाहर की तरफ आएगा ना। एक स्क्रू को इस तरफ घुमाओगे तो क्या होगा, स्क्रू बाहर की तरफ आता है। ये राइट साइड में घुमाओगे तो, लेफ्ट साइड में घुमाओगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आता है, और राइट साइड में घुमाओगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है। ये होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से भी देख सकते हो और राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हो। मैं राइट हैंड स्क्रू रूल इस्तेमाल ज्यादा करता हूं, तो इसको देखो बच्चों, तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो कौन सा सही है एक्चुअल में, ये सही है, ये सही दिशा दिखा रहा है कि बाहर की तरफ टाउ का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ को आप देख सकते हो, पॉजिटिव जेड लोगे कि नेगेटिव जेड लोगे वो डिपेंड करता है। अगर मान लो कि ई वेक्टर ये एक्स वाई प्लेन पे है, ये इसको एक्स एक्सिस नाम दोगे, इसको वाई एक्सिस नाम दोगे, तो वो होगा जेड एक्सिस होगा अंदर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये होगा माइनस जेड। वो सब छोड़ो, पर देखो P क्रॉस E होगा कि E क्रॉस P होगा, वो मैटर करता है। तो मेरा वैल्यूज आएगा P क्रॉस E। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क ऑन एन डाइपोल होता है बच्चों P क्रॉस E। टॉर्क ऑन एन डाइपोल होता है बच्चों P क्रॉस E। टॉर्क ऑन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है टाउ का फॉर्मूला होता है बच्चों, टाउ का फॉर्मूला होता है बच्चों टाउ नेट का P क्रॉस E। क्या होता है बच्चों, P क्रॉस E। और हम बोल सकते हैं बच्चों टाउ नेट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है बच्चों P साइन थीटा। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि आपके पास मान लो ऐसा डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, एक ऐसा डाइपोल है आपके पास, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। थोड़ा सा जूम करके ड्रॉ करते हैं, ये है मेरा माइनस क्यू, ये है मेरा प्लस क्यू, और बीच का लेंथ है मेरा 2l, ठीक है। उसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब मान लो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे सिचुएटेड है, उसका पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल का। अब मुझे ये बताओ कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको एक्सपोज करें, मतलब इसको दूर से लेके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, तो क्या वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, धीमे धीमे उसका मूवमेंट कुछ ऐसा होगा, धीमे धीमे उसका मूवमेंट कुछ ऐसा होगा। तो बच्चों अगर कोई भी डाइपोल को आप इस तरीके से छोड़ दोगे, दूर से लेके आके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया,
तो डाइपोल आप देखोगे बच्चों, एक डाइपोल वेक्टर जो ऐसा है, थोड़ी टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम्स डाइपोल विल बी इन दिस पोजीशन। क्यों बच्चों? डाइपोल विल बी इन दिस पोजीशन, घूम के थीटा एंगल घूम के ऐसा हो जाएगा। इस पोजीशन को हम बोलते हैं बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको पोजीशन को अगर हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा बच्चों? क्योंकि इसके केसेस में नेट फोर्स कितना, देखो बच्चों, इस केस में नेट फोर्स QV इस तरफ, इस केस में QV इस तरफ, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। इसका मतलब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, देयर विल बी नो टॉर्क जनरेशन। तो इस केस में F नेट भी 0 एंड टाउ नेट भी 0। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। नेट रोटेशनल मोशन इज 0, नेट ट्रांसलेशनल मोशन इज आल्सो 0, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो बच्चों अब इस केस में देखो, एक दूसरा चीज आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो क्या होता है बच्चों? मान लो ये मेरा प्लस Q, ये मेरा माइनस Q। अब प्लस Q से माइनस Q तक एक डाइपोल मोमेंट का ड्रॉ कर लो P वेक्टर। तो बच्चों इस केस में भी आप देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ F नेट इक्वल्स टू 0। एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। इसका मतलब फोर्स एक दूसरे को नलिफाई कर रहा है। तो दैट इज व्हाई टाउ नेट विल बी इक्वल्स टू आल्सो 0। बट ये देखो, ये इस केस का पूरा उल्टा है। इधर P वेक्टर इस तरफ है और इधर ये P वेक्टर इस तरफ है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फर्क क्या होता है बच्चों? अगर इस पोजीशन पे ना ही कोई, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चों, इस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पोजीशन पे रहेगा, कोई उसको हटा नहीं सकता। बट देखो बच्चों, इस केसेस में माइनस QV चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरफ, और प्लस QV चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरफ। इसका मतलब डाइपोल के अंदर ही फोर्स लग रहा है। इसका मतलब डाइपोल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है। तो अपने आप को स्टेबल तो महसूस कर रहा है, अपने आप को इक्विलिब्रियम पे तो रख रहा है, पर अपने अंदर बहुत टेंशन में लग रहा है। इस फॉर्म पे डाइपोल के अंदर बहुत टेंशन पे लग रहा है। पर इधर देखो फोर्स, देखो इसके केस में इस तरफ, इसके केस में इस तरफ, तो डाइपोल के अंदर कोई फोर्स है ही नहीं। तो इसके केसेस में देखो डाइपोल बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा डाइपोल के अंदर एक टेंशन में, इसीलिए फोर्स की वजह से जनरेट होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि बच्चों, इस कोई भी फंडामेंटल कोई पार्टिकल का एक मोटो होता है कि अपने आप को कम पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म पे रखना, अपने आप को स्टेबल करना, मतलब अपने अंदर का जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को एज मिनिमम एज पॉसिबल करना। तो इधर इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा हो रहा है, इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा, अपने आप को बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है। तो डाइपोल बॉन्ड एंगल, इस फोर्स की वजह से बॉन्ड एंगल छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, कभी बड़ा होगा। बहुत छोटा करने की कोशिश करेगा, अपने आप को सिकड़ने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो होता क्या है बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अगर इसको थोड़ा सा भी थीटा एंगल में रखोगे ना, छोटा सा भी एक एंगल दे दोगे, थोड़ा सा थीटा एंगल दे दोगे तो, और छोड़ दोगे तो वो घूम के ऐसे हो जाएगा, घूम के अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ला लेगा, घूम पे अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ला लेगा। तो ये होता है मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब हाँ, इस पोजीशन में तो मेरा इक्विलिब्रियम है, पर इस पोजीशन से थोड़ा सा हटाएंगे तो अनस्टेबल उस पोजीशन फॉर्म पे वापस नहीं आएगा, उस फॉर्म पे वापस नहीं आएगा, फिर से ये फॉर्म ले लेगा। वैसे कि इसको अगर थोड़ा सा हटाएंगे तो वापस इस फॉर्म पे आ जाएगा, इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पर इसको थोड़ा सा भी हटाएंगे तो इधर तक की तरफ और इधर की तरफ, दोनों केसेस में भी थोड़ा सा हटाएंगे तो घूम के फिर इस पोजीशन पे आ जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, इसका एक नोट बना लेना, इतना अच्छे से पढ़ाया तो इसका एक नोट बना लेना। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट केसेस में हम बताएंगे कि वर्क डन ऑन ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है बच्चों, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है इन केस ऑफ डाइपोल, नॉन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है इन केस ऑफ डाइपोल। एंड टॉर्क के केसेस में बच्चों, अगर एक डाइपोल को अगर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस किया जाए तो उन केस में बच्चों नेट टॉर्क कितना होता है वही हम देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे बच्चों कि अगर एक डाइपोल को मान लो एक माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू चार्ज तक एक डाइपोल है जिसका लेंथ है 2l, तो बच्चों मान लो इसके एंगल थीटा। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें डाइपोल को, अभी हम देखेंगे कि एक डाइपोल को अगर ऐसी सिचुएशन में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसी सिचुएशन में है,
तो इधर से थोड़ा सा एंगल, मान लो हमें डाइपोल को घुमा के थीटा एंगल घुमा के, मान लो इसको थीटा वन से इसको थीटा एंगल घुमा के इसको इस पोजीशन पे लाना है, इसको थीटा पोजीशन पे लाना है, ठीक है। थीटा एंगल घुमा के उसको इस पोजीशन पे लाना है। तो इस पोजीशन पे लाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट को क्या काम करना पड़ेगा वही हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। एक्सटर्नल एजेंट को काम क्या करना पड़ेगा वही देखेंगे। मान लो कि उसका पहला एंगल था इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से बच्चों थीटा वन एंगल पे डाइपोल पहले सिचुएटेड था, थीटा वन एंगल पे डाइपोल पहले सिचुएटेड था। अब थोड़ा सा थीटा एंगल घूमने के बाद उसका नया वाला जो एंगल हुआ वो कितना हुआ बच्चों, वो बच्चों हुआ है थीटा टू। थीटा वन एंगल पहले था, नया वाला घूमने के बाद बच्चों एंगल चेंज होकर हो गया कितना, थीटा टू, ठीक है बच्चों। थीटा वन से एंगल चेंज होकर हो गया थीटा टू। हमने चेंज कौन किया बच्चों, चेंज करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल बॉडी के थ्रू करना पड़ेगा, क्यों खुद तो नहीं करेगा, क्योंकि उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है बच्चों। अगर डाइपोल वेक्टर देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब एक वेक्टर ऐसा है पी वेक्टर, तो पी वेक्टर अगर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ऐसे सुपरइम्पोज करेगा। डाइपोल पहले ऐसा था, ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक उसका वेक्टर का डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका उसका नेचुरल टेंडेंसी है कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घूम जाना। तो अगर हमें उसके अगेंस्ट काम करना है, तो हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट द्वारा बाहर से उसको घुमाना पड़ेगा। तो बच्चों एक्सटर्नल एजेंट को कुछ काम करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ेगा वही हम देखेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि नेट वर्क डन इक्वल्स टू, फॉर्मूला कितना बच्चों, टाउ डी थीटा। एक होता है ना फॉर्मूला एफ डॉट डीएक्स इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। बच्चों ये प्योरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बच्चों कोई भी हमारा ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता, प्योरली रोटेशनल मोशन होता है। तो रोटेशनल मोशन के केसेस में मेरा बच्चों एक जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, टाउ डी थीटा। वर्क नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कौन कर रहा है बच्चों, बाय एक्सटर्नल एजेंट। नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है कितना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। तो बच्चों टाउ का वैल्यू कितना, अच्छा अब थीटा को हम कितना लेंगे बच्चों, हमने थीटा एंगल घुमा के उसको थीटा टू पे रखा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो मेरा जो ये इंटीग्रेशन होगा, टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा बच्चों, तो थीटा का पहला इनिशियल कंडीशन क्या था, इनिशियल कंडीशन था थीटा वन और फाइनल था बच्चों थीटा टू। इनिशियल था थीटा वन एंड फाइनल था थीटा टू। तो हमने इनिशियली थीटा वन से प्लेस करके थीटा टू में रखा, तो डी थीटा वैरीज फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। अब बच्चों टाउ भी थीटा के ऊपर वैरी करता है, हमें पता है टाउ थीटा पर वैरी करता है कितना, टाउ इक्वल्स टू पी cos थीटा, p sin थीटा, टाउ इक्वल्स टू p sin थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और w नेट हो जाएगा बच्चों, देखो ये p कांस्टेंट है क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा और चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा, तो p कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड e कांस्टेंट। तो वैरी क्या कर रहा है बच्चों, वैरी कर रहा है ओनली sin थीटा डी थीटा। अब sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस cos थीटा फ्रॉम थीटा टू टू थीटा वन, वैरी करता है बच्चों माइनस से फ्रॉम थीटा टू टू थीटा वन टू थीटा टू, ठीक है बच्चों। तो W नेट मेरा पास हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, P cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। मतलब अगर आपके पास आपका क्वेश्चन पे आ सकता है कि पहले वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल पे था, कोई एक्सटर्नल एजेंट द्वारा उसको घुमा के 60 डिग्री एंगल पे रखा गया, तो उन केस में बच्चों मेरा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन कितना होगा, तो वो फॉर्मूला है बच्चों cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, ये है मेरा फॉर्मूला। तो बच्चों अगर डाइपोल का ये तो हो गया इस केस में बच्चों, अगर इधर प्लस होता और इधर माइनस होता, तो इधर प्लस होता और इधर माइनस होता, तो उसके केसेस में हमें ये थोड़ा उल्टा हो जाता। तो अभी हमको ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, ठीक है, छोटा सा होमवर्क देता हूं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर आई थिंक इंटीग्रेशन सबको अच्छे से आता है
अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन का एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन पे देखिए मैंने डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, कुछ नहीं। ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आप खुद से ट्राई करना कि डायपोल का मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। प्लस क्यू थे, पहले था इधर माइनस क्यू, उधर प्लस क्यू था, इधर मैंने अभी कर दिया प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया बच्चों, इन केस में मेरा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क को सॉल्व करो तो मुझे लगेगा कि डायपोल का रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप सब अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। यही मेरा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स एप्लीकेशन एंड गॉस लॉ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।